हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने आंसर राइटिंग सीरीज की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारे 641 पार्ट आ चुके हैं। ये हमारा पार्ट 642 है। अपने इस पार्ट में हम देखेंगे कि आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर किस प्रकार का प्रश्न लिखकर भेजा गया, उसे आपने किस तरीके से लिखा और वास्तव में आपको उसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये प्रश्न आपके द्वारा हमारे टेलीग्राम चैनल पर लिखकर भेजा गया है। तो सबसे पहले हम आपके इस प्रश्न को पढ़ेंगे, आपके उत्तर को देखेंगे और देखेंगे कि इसमें किन किन बिंदुओं को ऐड करने की आवश्यकता है। काफ़ी अच्छा आपका प्रश्न है। प्रश्न है आपका, मजबूत और बुद्धिमान प्रजातियाँ, बल्कि बुद्धिमान प्रजातियाँ नहीं बल्कि परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूल करने वाली प्रजातियां ही उत्तरजीवी होती हैं। सिविल सेवा कार्य की बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में चार्ल्स डार्विन के उपरोक्त कथन की चर्चा कीजिए। आपने उत्तर लिखा है कि चार्ल्स डार्विन का मत था कि प्रकृति क्रमिक परिवर्तन द्वारा अपना विकास करती है। उनका मानना था कि हम सभी के पूर्वज ये क्या है हैं हम सभी के पूर्वज हैं। हर प्रजाति, चाहे वह पेड़ की हो या फिर जानवर या मानव की, सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। साल 1858 में डार्विन ने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को दुनिया के सामने रखा था। इस थ्योरी में कहा गया कि विशेष प्रकार की कई प्रजातियों के पौधे पहले एक ही जैसे थे, लेकिन दुनिया के अलग अलग भौगोलिक स्थितियों में जीवित बचे रहने के संघर्ष के चलते उनकी रचना में बदलाव होता गया और इस तरह से एक ही जाति के पौधे की प्रजातियाँ बन गईं। और इसी तरह मानव भी बंदर के क्रमिक विकास का परिणाम रहा। वर्तमान परिदृश्य में परिवर्तनों की एक बाढ़ सी आ गई है, जहां एक और मनुष्य अपने जीवन को आरामदायक बनाने हेतु दिन प्रतिदिन नई नई खोज कर रहा है। अब दुनिया में ग्लोबल विलेज का रूप धारण कर लिया है, तो इस बदलते वातावरण में सिविल सेवकों के कार्यों पर भी प्रभाव पड़ा है। जैसे कि कोरोना काल में 9 प्रशिक्षुओं को भारत दर्शन वर्चुअल रूप में कराया गया। सिविल सेवकों पर इस बदलते परिदृश्य में जहाँ एक और काम का बोझ बढ़ा है, तो व्यक्ति की बुद्धिमत्ता ने उसको विभिन्न प्रौद्योगिकियों के माध्यम से कम करने का प्रयास किया है। अतः कहा जा सकता है कि चार्ल्स डार्विन का थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन सिद्धांत आज भी उतना प्रासंगिक है जितना कि प्रादुर्भाव के समय था। सिविल सेवकों को समय की मांग के अनुरूप अपने आप को ढालना होगा और यही उपाय ही उनके उत्तरजीविता के प्रति अनुकूल बनाए रखने के कारगर साबित हो सकता है। देखो, इस प्रश्न को ऐसे नहीं लिखना है। आपने क्या किया ना कि एक पूरा का पूरा पेज सिर्फ चार्ल्स डार्विन की थ्योरी पे बता दिया, ये नहीं आपसे पूछा है। ठीक है, अभी हम आपको बताएंगे। दूसरी बात ये है कि आपने जो ये कंटेंट बताया ये एनफ नहीं है, काफ़ी कम कंटेंट है। ठीक है, और बार बार इस चीज़ को आपको नहीं लिखना है कि हाँ, जैसे मैथ में होता है ना कि जब हम कोई सवाल देखते हैं, कोई सवाल देखने के बाद फिर उसमें लिखना नहीं पड़ता है कि उपयुक्त बातों और संकल्पनाओं और तथ्यों से स्पष्ट होता है इति सिद्धम, यानी कि सिद्ध हो गया। जैसे कि जब हम लोग केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल करते थे, तो केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में हम लोगों को लैब में यही करना पड़ता था लास्ट में जाके कि अच्छा, ये हमने कैल्शियम कार्बोनेट ये पता कर लिया, कैल्शियम क्लोराइड पता कर लिया, कैल्शियम देख लिया हमने, अमोनिया पता कर लिया, अब नीचे लिख दिया प्रोसेस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। पता चला कि हाँ सर, ये 4 परख नली के द्वारा हमने पता कर लिया कि ये इस तरीके से प्रैक्टिकल संभव हो गया। अतः निष्कर्षता कहा जा सकता है कि इस जो आपने साल्ट दिया था, इस साल्ट में ये केमिकल मिक्स थे। ऐसे नहीं करना है इसको, ठीक है, वो प्रैक्टिकल हो जाता है। यूपीएससी में आपको इस प्रश्न को आईएएस के हिसाब से लिखना है। मतलब कैसे लिखना है अभी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न मिले और आपको ये दे दे कि ये GS 4 का है, तो आप 2 चीज़ सोच लेना कि जो प्रश्न की लाइन होगी उस पर हमें केवल 25% वर्ड खर्च करने, केवल 25%। 75% वर्ड हमें कहाँ, उसके कंटेंट पे, यानी कि जो उसकी प्रासंगिकता है लास्ट में, उस पर खर्च करने हैं। क्योंकि ये केवल आपको थ्योरी एक बेस के रूप में दी जाती है और प्रासंगिकता पे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो थ्योरी को आप बस बेसिक रूप में बता दें और उसको इथिक्स से रिलेट कर दें। सबसे पहले आप इस लाइन को देखिए, लाइन क्या कहना चाह रही। ये लाइन आपसे कह रही कि मजबूत और बुद्धिमान प्रजातियाँ नहीं बल्कि परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूल करने वाली प्रजातियां ही उत्तरजीवी होती हैं। इस लाइन को थोड़ी देर रुकना, और आपने अगर इथिक्स में इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ा होगा
तो इमोशनल इंटेलिजेंस और आईक्यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि किसी आईक्यू में क्या होता है कि किसी की बुद्धि काफ़ी तेज होनी चाहिए, तीक्ष्ण होनी चाहिए, मतलब वो बहुत ज़्यादा ज्ञानी इंसान हो, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस में क्या होता है कि वो ज्ञानी ना हो, वो उतना ज्ञानी नहीं चाहिए हमें, लेकिन वो हर एक परिस्थिति में ढलने वाला इंसान चाहिए। जैसे सिंपल सी बात है, एपीजे अब्दुल कलाम को आपने देखा, एपीजे अब्दुल कलाम में ज्ञानीपन भी था और इमोशनल इंटेलिजेंस भी था। अगर उनका बस चलता था तो ज़मीन में बैठ के इंटरव्यू देने लगते थे, बच्चों से बच्चों की तरह बातें करने लगते थे, यानी कि उनकी लाइफ में ये प्रतिभा एक बाधक का काम नहीं बनी, बल्कि प्रतिभा उनके लिए मार्गदर्शक का काम बनी और उन्होंने परिस्थितियों में अपने आप को ढाल लिया, ठीक है। इतनी बातें समझ गए। लेकिन कई बार क्या होता है, जो बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड आईएएस ऑफिसर होते हैं वो अपने टैलेंट के कारण कभी झुकते नहीं हैं, कभी वो नीचे वाले लोगों से बात नहीं करते, और सबसे बड़ी बात यह है उनके अंदर एक एटीट्यूड रहता है, एक गुरूर रहता है, अरे भाई मैं तो टॉप 2 में आया था, मैं तो टॉप 5 में आया था। तो उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस की कमी होती है। इसी चीज़ को इस पे आप लागू करो। ये क्वेश्चन वही है कि मजबूत और बुद्धिमान प्रजातियां, यानी कि जिनका दिमाग बहुत मजबूत है, वो लोग हमें नहीं चाहिए, बल्कि परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूल करने वाली प्रजातियां हमें चाहिए, यानी कि इमोशनल इंटेलिजेंस जिनके अंदर है वो लोग हमें चाहिए, ठीक है। अब यही आपसे पूछा है सिविल सेवा कार्य की बदलती परिस्थितियों के संदर्भ में। अब सिविल सेवा कार्य की बदलती परिस्थितियां क्या हैं? आज नए नए टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स आ रहे, आज नई नई समस्याएं उभर कर आ रही, कोविड-19 जैसे नए नए पेंडेमिक आ रहे, ठीक है, नए नए प्रकार के वारफेयर या कहें साइबर अटैक हो रहे, नई नई प्रकार की डिप्लोमेसी आ रही है। तो पुरानी परंपरागत किताबें नहीं चलेंगी, पुरानी परंपरागत व्यवस्थाएं नहीं चलेंगी, पुराने परंपरागत सलूशन नहीं चलेंगे, नए सलूशन हमें खोजने पड़ेंगे और नए सलूशन से नए रास्ते निकालने पड़ेंगे, ठीक है। जैसे एक समय था यूपीएससी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए कि उनको इंडिया ईयर बुक पढ़नी ही होती थी, उनको डेली न्यूज़पेपर पढ़ना ही होता था। बट आज जब आपको डेली न्यूज़पेपर का क्रक्स मिल जा रहा, आज इंडिया ईयर बुक की आपको डेली में बुक नोट्स मिल जा रहे, पीआईबी डेली आप कवर कर रहे हो, तो इंडिया ईयर बुक पढ़ने की क्या ज़रूरत है? आपको डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की क्या ज़रूरत है जब आपको उस न्यूज़पेपर का कंटेंट पूरा क्लियरली और क्रिस्टली और काफ़ी डेप्थ में मिल जा रहा? समझ रहे? यही चीज़ आपको अपने इस उत्तर में बतानी है। आप इस उत्तर में ये बताएंगे सिंपल सा कि चार्ल्स डार्विन का मानना है, मतलब ये उनकी थ्योरी मत बताओ डिटेल में, ऊपर वाली ही लाइन क्या बताओ, चार्ल्स डार्विन का, और इसको भी जब बताओ तो एक्सप्लेन करके। चार्ल्स डार्विन का मानना है कि किसी भी व्यक्ति में अगर बुद्धि कम है या अगर वो मजबूत कम है तो ठीक है, लेकिन उसे परिवर्तन के प्रति बेहतर अनुकूलित होने की आवश्यकता है, तभी वो जीवन में अपने आप को संचालित कर पाएगा या तभी वो अपने जीवन को हर हाल में संपूर्णता की अवस्था में ले जाएगा। अर्थात अगर सिविल सेवा के संदर्भ में हम उनके उपयुक्त कथन की अगर बात करें तो आज हम देखते हैं, ऐसे लिखना है आपको कि कई बार क्या होता है कि सिविल सर्वेंट बदलती परिस्थितियों में अपने व्यक्तित्व को नहीं बदल पाते और अपने उसी रिजिडनेस व्यक्तित्व के कारण वो उन परिस्थितियों को जटिल बना देते हैं। जैसा कि आप तेलंगाना के डीएम को देख सकते हो, जैसा कि छत्तीसगढ़ के डीएम को आप देख सकते हो, जैसा कि बिहार के डीएम को देख सकते हो। अब ये तीन ही तो कलेक्टर हैं, तीनों की पोस्ट सेम है, तीनों का पद सेम है, लेकिन तीनों ने अलग अलग ढंग से टैकल किया। जो तेलंगाना के डीएम, तेलंगाना कह रहा हूँ, अगरतला के जो डीएम साहब हैं, अगरतला के डीएम में रॉस ज़्यादा था, मतलब बुद्धि का ज़्यादा उन्होंने इस्तेमाल किया, उनके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था कि अगर किसी का विवाह रुक रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत आ जाएगी, उन्होंने नहीं उपयोग किया। जो छत्तीसगढ़ के डीएम साहब हैं उनके अंदर नॉलेज बहुत था कि नहीं, कोविड-19 के रूल को फॉलो करना ही चाहिए, फॉलो ही करना चाहिए, कैसे आप तोड़ सकते हैं, आप क्यों दवा लेने के लिए बाहर निकले और फ़ोन तोड़ दिया। क्यों तोड़ दिया? क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं था उनके अंदर, ठीक है, तो ये गलत हो गए। वहीं बिहार के डीएम ने क्या किया, बिहार के किसी सिटी के हैं, अब मुझे कंफर्म नहीं पता है इसलिए मैं कह रहा हूँ, बिहार के कलेक्टर साहब ने क्या किया, जब इनके पास फ़ोन गया तो इनसे पेशेंट ने कहा कि सर हमारे जो पिताजी हैं उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उसने सीधे उल्टे ढंग से बात की, क्योंकि उसको पता है कि इस पर्सन को क्या सुनना है, उसी हिसाब से इसने डील कर लिया। यानी कि इसके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस था।
अब यहाँ ध्यान दो, हो सकता है इनकी रैंक फर्स्ट आई हो, इनकी सेकेंड आई हो, लेकिन इसकी 150वीं आई हो। अब आप बताओ ये ज़्यादा अच्छा रहा अपने नागरिकों के लिए या ये दोनों अच्छे रहे? यानी कि बुद्धिमान और मजबूत आदमी जरूरी नहीं है, जरूरी वो व्यक्ति है जो परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को ढाल ले। अब ये पेशेंट किसको ज़्यादा गुणगान करेगा, इसका करेगा कि इन दोनों का करेगा? समझ रहे? ऐसे आपको लिखना है। बाकी आप निश्चिंत रहिए, हम इथिक्स की क्लासेस अपनी करा ही रहे हैं, तो आप इथिक्स की क्लासेस देखिए। हमारी इथिक्स की क्लासेस में हम काफ़ी सारा कंटेंट आपको इन्हीं चीज़ों से रिलेटेड बताते हैं, चाहे हमने कांट की बातें आपको बताई हो या गीता के निष्काम कर्म की बातें बताई हों, वहाँ पर भी हमने कई सारी चीज़ें ऐसी डिफाइन करने की कोशिश की है। अब बात यही होता है कि ये इतने ब्रॉड टॉपिक होते हैं कि यहाँ पर 1 से 2 लाइन में बता पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है, लेकिन फिर भी हम कोशिश करते हैं। तो आप इसमें क्या करें कि आप इसमें बता दें नवीनतम तकनीकी, जैसे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज आप देख रहे हो डिजिटल माध्यम है सब जगह, लेकिन आज भी कई सारे ऐसे कलेक्टर हैं जो डिजिटल टेक्निक का उपयोग नहीं करते, अपडेट नहीं रहते, वो अपने गांव के या अपने ज़िले के लोगों को ऑनलाइन जानकारियां नहीं देते हैं, वो आज भी अपना उसी कागजी कार्रवाई पे रहते हैं, फेसबुक पर अपडेट नहीं रहते। जैसे आपने पी नरहरि साहब को देखा होगा जो मध्य प्रदेश के डीएम रहे, भोपाल के, इंदौर के कई वर्षों तक। उन्होंने क्या सिस्टम अपनाया था? उन्होंने टेक्नोलॉजी का सिस्टम अपनाया था, मतलब फेसबुक, व्हाट्सएप, इस ग्रुप के माध्यम से उन्होंने अपने ज़िले का डेवलपमेंट किया। और भी कई सारे डीएम हैं जो इस चीज़ का उपयोग नहीं करते हैं। जैसे अभी हाल ही में आपने देखा होगा भीलवाड़ा मॉडल काफ़ी ज़्यादा कोविड-19 के पेंडेमिक के समय चर्चा में रहा। तो इस भीलवाड़ा मॉडल ने क्या किया? यही काम तो किया था कि टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज किया इसने। आपने देखा होगा अभी धारावी मॉडल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है। धारावी मॉडल में भी यही हुआ कि वहाँ के कलेक्टर ने क्या किया? बिल्कुल टेक्नोलॉजी का उपयोग किया, रोबोटिक्स का उपयोग किया, वहाँ पे ड्रोन का उपयोग किया और उसके माध्यम से एक एक व्यक्ति का डाटा कलेक्शन किया और उसी हिसाब से चीज़ों को डील किया। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन बनाए, जो लोग उससे पीड़ित नहीं थे उनको अलग किया। अब मतलब क्या, यहाँ पे एकदम आप रूल नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते हो कि नहीं पूरे के पूरे जिले को, पूरे के पूरे शहर को लॉकडाउन कर दो, है ना? ऐसे आपको बताना है इस क्वेश्चन को। ये काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है, हम आपको इस क्वेश्चन को भी कराएंगे जब हम आपको इमोशनल इंटेलिजेंस पढ़ाएंगे। वहाँ पे हम ऐसे क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन डील करेंगे और आपको अच्छे से बताएंगे कि कैसे करना है। और एक बात और बता दें, इथिक्स में जब भी आप लोग क्वेश्चन लिखा करें ना, आपको हमेशा थ्योरी मिलेंगी, कांट की भी मिलेगी, गीता के निष्काम कर्म की भी मिलेगी, वेदों की मिलेगी, आपको गांधी की भी मिलेगी, बट आपको उनकी थ्योरी को एक्सप्लेन नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। उनकी थ्योरी को बेस बनाते हुए सिविल सेवा को एक्सप्लेन करना है। वो आपसे एक चीज़ सोचो ना, फिलोसफी का क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, वो इथिक्स का पूछ रहा है, और इथिक्स यहीं पर डिफरेंट में आ जाती है। और यूपीएससी में तो और ज़्यादा डिफरेंट हो जाता है। ये क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एप्लीकेशन पार्ट पर ज़्यादा फोकस करें, अप्लाइड इथिक्स पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि आप नॉर्मेटिव इथिक्स पर। नॉर्मेटिव क्या होती है, अप्लाइड क्या होती है, जो बच्चे पढ़ें उनको पता है। ठीक है, उम्मीद है आप समझ गए कि इस प्रश्न को कैसे लिखना है, कैसे इस प्रश्न में ये गलतियां नहीं करनी है, और कैसे इस प्रश्न को हमें अच्छे से डील करके वर्तमान से एग्जाम्पल देते हुए, जो मैंने एग्जाम्पल बताया ना कि यहाँ पे आप अगर तला का डीएम हो, यहाँ पे छत्तीसगढ़ का, यहाँ का बिहार का, आप इनका उल्लेख कर सकते हैं इस प्रश्न में, क्योंकि बहुत अच्छे अंक आपको दिलाएगा। ठीक है, उम्मीद है न केवल आप इस प्रश्न के उत्तर को समझ गए, ये भी समझ गए कि इस प्रश्न में आपको कैसे कंटेंट का उपयोग करना है और किस तरीके से अपनी भाषा शैली को गढ़ते हुए अपने उत्तर को बेहतरीन बनाना है। मिलते हैं आप ही के द्वारा भेजे गए एक नए प्रश्न के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए।